नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं और पाषाण काल क्या होता है। इतिहास के स्रोत जानना ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन करने का विभिन्न प्रकार के स्रोत होते हैं। जैसे साहित्यिक स्रोत होता है या उसका पुरातात्विक स्रोत होता है। तो देखते हैं कितने प्रकार के सोर्सेज होते हैं और उससे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। तो इतिहास जानने का स्रोत है। सबसे पहले हम सुनेंगे इतिहास लिखते हैं। इतिहास 3 पार्ट में है। पहला है प्रागैतिहासिक। मतलब प्रागैतिहासिक काल मतलब कि ऐसा काल जिसमें हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है, वो है प्रागैतिहासिक काल। यानी कि उसको क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं उसको प्री हिस्टोरिक प्री पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें लिखित प्रमाण तो मिला परंतु हम लोग उसे पढ़ नहीं सके, हाँ। क्योंकि वो अशोक के रुमनदेही लिपि में थी। हम्म। और लुम्बिनी नेपाल से हमें ये साक्ष्य प्राप्त हुए थे। हाँ। इसे हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक आद्य काल ऐतिहासिक काल। मतलब आद्य ऐतिहासिक काल मतलब यही हुआ कि जिसमें हमें लिखित स्रोत तो मिले हैं, लिखित जानकारी तो मिली है, लेकिन उस लिखित जानकारी को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। वो है आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब कि प्रोटो हिस्ट्री कह सकते हैं इसको। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। और तीसरा हो सकता है ऐतिहासिक काल, जिसे हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें हमें लिखित जानकारी मिलती है और और हम उस लिखित जानकारी को पढ़ा भी जा सका है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल है वेद से शुरू होता है, जिसमें हम लोग वेदों में हमें मिलता है कि ऋग्वेद से शुरू होता है, जिसमें हम लोग ऋग्वेद में ये होता है कि हम लिखते, मतलब वहाँ के जो मतलब ऋग्वेद में यह है कि हमें लिखित जानकारी उसमें मिली है और ऋग्वेद को भी पढ़ा भी जा सका है, तो वो हो जाएगा अपना ऐतिहासिक काल, क्योंकि उसमें संस्कृत भाषा में था। हालांकि वो वैदिक संस्कृति थी, लेकिन उसको पढ़ा जा सका है। वैदिक काल की जो रचना है उसको किया किसने है, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन वैदिक काल का जो वैदिक जो वेदें हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका किसने लिखा है इसकी जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन ये तो जानकारी मिलती है कि लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में, वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है। इसके संकलनकर्ता जो हैं वो महर्षि महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। लिखने वाली जानकारी नहीं मिलती और इसको पढ़ा भी जा सका है, तो इसको हम रखेंगे ऐतिहासिक काल में। इसका मतलब कि प्राग ऐतिहासिक काल मतलब ये हुआ कि जो पाषाण युग हो गए, तीनों तीनों जो स्टोन एज हैं, प्री कह लें कि जो प्रिमिटिव एज वाले पीपल हो गए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सारे सारे हो जाएंगे अपने प्री हिस्ट्री में, क्योंकि न लिखित जानकारी मिली है और जब मिली नहीं है तो पढ़ा कहाँ से जाएगा। तो पाषाण काल को हम लोग पत्थरों के रूप में जानते हैं कि पाषाण काल 3 युगों में बटा है। पहला है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में पुरा पाषाण काल में मानव जो होते थे वो अंत्योष्टि हाँ, पूरा पाषाण। आंखें टक होते थे, और ये आखिर खाना बदोश होते थे। आंखें टक में होता था, आंखें टक का मतलब शिकारी होता है। और ये प्राग ऐतिहासिक काल जो है 20 लाख से मतलब 20 लाख साल पहले से लेकर के लगभग 12,000 साल पहले तक पूरा पाषाण काल चला था। यानी मानव समाज का धीरे धीरे विकास ही हो रहा था। तो विकास क्रम में वो तुरंत ही खेती करना तो सीख नहीं जाएंगे, पशुपालन करना सीख नहीं जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो आंखें टक करेंगे। शिकारी रहते थे, तो शिकारी वाला उनका समाज था, ग्रुप लाइफ में रहते थे एक साथ मिल करके। क्योंकि जो मानव है वो जानवरों की अपेक्षा कमज़ोर होता है, उसके पास पंजे नहीं होते हैं, मतलब क्लॉज नहीं होता है, शेर की तरह पंजे नहीं होते हैं, दांत नहीं होता है, बड़ी बड़ी सींगें नहीं होती हैं। इसलिए वो अपनी सुरक्षा कैसे करें, इसके लिए ज़रूरी है कि वो ग्रुप लाइफ में रहें, सामूहिक जीवन में रहें, ताकि जानवरों से सुरक्षा भी हो सके और वो आंखें टक करके अपना जीवन यापन भी कर सकें। और इस काल में सबसे बड़ी खोज आग की खोज थी, जिसके बदौलत ये अपनी सुरक्षा करते थे। गुफाओं के सामने आग जला के रख देते थे, जिससे जानवर ना आते थे और इनकी सुरक्षा हो जाती थी। और फिर आता है पाषाण मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 12,000 साल से 10,000 साल तक चला था। के मतलब 1000 होता है। हाँ, तो मेसोलिथिक पीरियड मतलब 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक मेसोलिथिक पीरियड चला था, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में
मध्य पाषाण काल में क्या है कि जो अपने औजार हैं, टूल्स एंड वेपन्स हैं, वो पूरा पाषाण की अपेक्षा जो है छोटे बनने लगे थे। छोटे बनने लगे थे, इसी कारण से इसको माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं। एक तो मिसोलिथ्स कहते हैं इसको, मिसोलिथिक पीरियड, क्योंकि टूल्स एंड वेपन्स जो है पिछले समय की अपेक्षा छोटे बनने लगे थे, माइक्रो बनने लगे थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथ्स भी कहा जाता है। और मध्य पाषाण काल आते आते, क्योंकि आप देखिए कि 20 लाख साल पहले से शुरू हुआ, तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के बीच में धरती का तापमान जो है, जाहिर सी बात, वो बढ़ा। और जैसे जैसे तापमान बढ़ा, वैसे वैसे जो बर्फीले एरिया थे, ये सारे इलाके, वो पिघले, बर्फ़ पिघली, यानी कि मैदान बने। जब पानी की उपलब्धता अच्छी मात्रा में हुई, तो उससे घास के मैदान पनपे, जिससे जो जानवर जंगलों में रहते थे, तो वो धीरे धीरे मैदानों में भी आने लगे। यानी कि नए प्रकार के जंतु जो मानवों के संपर्क से बाहर थे, वो मानवों के संपर्क में आने लगे थे। और घास जब पनपने लगे, तो उससे नए नए प्रकार के जो आज के समय की जो फसल हैं, उसके जो पूर्वज वाली फसलें हैं, वो भी उसमें मिलने लगी थी। और फिर आता है ऐतिहासिक काल। नवपाषाण काल फिर आ जाएगा इसके बाद। नवपाषाण काल आ जाता है। नवपाषाण काल में मतलब प्रमाण मिला था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका था। नवपाषाण काल में क्या है कि वो तो पहली बात तो 10,000 साल पहले से लगभग 8,000 साल पहले तक चला था, जिसको नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। इस समय क्या हुआ, जैसे मध्य पाषाण काल में हमने देखा है कि घास के मैदान उगाए, तो घास के मैदान उगाने से जो आज के पूर्वज वाली फसलें हैं, वो वाले हमें बीज मिलने लगे। लेकिन बाद में जो है इन फसलों को अब स्टोर किया जाने लगा, और मानवों ने उन फसलों को बो करके फिर से नई फसलें कैसे पैदा की जाए, इसको भी सीखने लगे थे। यानी अब फसलों का उन्होंने खुद से उत्पादन करना शुरू कर दिया। मतलब मेसोलिथिक पीरियड में वो शिकारी तो थे, साथ साथ में खाद्य संग्राहक थे, लेकिन अभी नवपाषाण काल में वो पहले उत्पादक भी बन गए थे, प्रोड्यूसर भी बन गए थे, यानी फसलों का उत्पादन भी करना शुरू कर दिए थे। तो हमने थोड़ा सा परिचय देख लिया पाषाण के बारे में, लेकिन इन पाषाण के बारे में हमें जानकारी मिलती कहाँ से? इतनी सारी जितनी जानकारी हमने बताया, ये सारी जानकारी हमें मिली कैसे? तो इतिहास जानने के कुछ स्रोत होते हैं, जिसको कहते हैं सोर्सेज ऑफ नोइंग हिस्ट्री, जिसको हम रीराइट करते हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो वो सोर्सेज कि हम धरती के अंदर से खोद करके उसको निकालते हैं, डिग करके निकालते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्थान पर रह रहे हैं, और वहाँ पे आप 100 साल तक, 200 साल तक, 500 साल तक, 1000 साल तक कोई सभ्यता मान लीजिए रह रही है कोई गांव में, तो जाहिर सी बात है कि जब वो अपने सामान को यूज़ कर लेंगे, कच्चे घर हैं मान लीजिए, वो दब जाएंगे, तो उसके नीचे धीरे धीरे उनके सामान दबते चले जाएंगे। हमें उस गांव के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? तो उसको हम खुदाई करेंगे। तो एक तो जानकारी होती है, स्रोत होता है, जिसको हम बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो एक स्रोत तो हो गया पुरातात्विक स्रोत, जिसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत। और दूसरा स्रोत होता है जिसको हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब यही है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब कि हम धरती से उसको खोद करके निकाले और हमें बहुत सारी जानकारी मिल गई। जैसे पाषाण युग में हमने खोदा और जाना कि गुफाओं में किस प्रकार से लोग रहते थे। आग की खोज हुई थी, कब? पूरा पाषाण काल में। तो हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करके ये जानते हैं कि कितने साल पहले क्या चीज़ हुई थी। ये चीज़ हमें पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। तो पुरातात्विक स्रोत से आइए जाने कि हमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले हमें मिला है अभिलेख। अभिलेख हमें किस चीज़ का मिला है? रुम्मनदेई, जो लुम्बिनी अशोक का वो है, लुम्बिनी नेपाल से मिला है, और ये उपज का 8वां हिस्सा है। और ये किस भाषा में? ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। जैसे पुरातात्विक स्रोत में बहुत सारे प्रकार के स्रोत होते हैं। जैसे अभिलेख होता है, यानी कि जो अभिलेख मतलब होता है एपिग्राफी। एपिग्राफी मतलब कि जब पहले के राजा होते थे, वो तो अपने विचार को या अपने संदेश को पत्थर के ऊपर उत्कीर्णित करवा करके सार्वजनिक स्थान पर गड़वा देते थे, ताकि आने जाने वाले लोग रास्ते में उसको पढ़ करके अपना सकें। ऐसे ही एक हमारे भारत में एक बहुत महान शासक हुए जिनका नाम था अशोक द ग्रेट। तो उन्होंने अपने खेती से वो उपज में कितना लेंगे, यानी कि 8वां हिस्सा वो लेते थे, तो इस बात का उल्लेख उन्होंने
एक अभिलेख में कराया जिसको बोलते हैं रोमेन अभिलेख, जो कि नेपाल के लुम्बिनी में हमें मिला है। तो एक तो अभिलेख हो गया, अभिलेख से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। अशोक ने 14 जो है अभिलेख खुदवाए थे। अलग अलग अभिलेख से हमें अलग अलग जानकारी मिलती हैं। जैसे जो धम्म का प्रचार है, या अशोक एक सहिष्णु राजा था, अशोक जो है किस प्रकार से उसका हृदय परिवर्तन हुआ, या जो उसकी धम्म की शिक्षाएं हैं कि हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और हिंसा से दूर रहना चाहिए, शांति व्यवस्था को फैलाना चाहिए। ये सारे के सारे किसी न किसी हमें अभिलेख में मिलते हैं ये जानकारी। ये सब चीज़ हम तो अभिलेख से अलग अलग जानकारियाँ हमें मिली हैं। और अभिलेख हमें और खाली यही अभिलेख नहीं, इतिहास में कई, जैसे खारवेल राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिली है, तो अभिलेखों से मिली है। कुछ और भी सोर्सेज हैं जो हमें खुदाई के बाद मिलते हैं। जैसे खुदाई के बाद एक तो पत्थर वाले अभिलेख मिल गए, दूसरा कभी कभी हमें सिक्के मिल जाते हैं। तो सिक्के हमें उस समय के इतिहास के बारे में बहुत बढ़िया स्रोत होते हैं उस समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कोई भी सिक्का होगा, आज का ही अगर आप सिक्का उठा कर देख लीजिए तो उसमें कोई ना कोई सन आपको मिल जाएगा। जैसे ये 10 रुपये का सिक्का में देखेंगे तो आगे तो 10 रुपये का बना हुआ है, कुछ सिंबल बना हुआ है आगे। पहले के सिक्के में हालांकि राजा या रानी का नाम लिखा होता था, उनका चित्र बना होता था। कभी कभी कुछ जानवर वगैरह बना देते थे, लेकिन मुख्य रूप से जो राजा वगैरह चित्र होता था उसको बनाते थे, और कभी कभी भगवान देवता वगैरह चित्र होता था। लेकिन चूँकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो वहाँ पे देवी देवता का चित्र नहीं बनाएंगे, और ना ही नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो लगा देंगे। उसमें जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है उनकी फ़ोटो लगेगी। लेकिन देखिए सिक्के में हमें क्या जानकारी मिल रही है, एक तो देखिए यहाँ पे सन नीचे लिखा रहता है, 2016 जैसे लिखा हुआ है। तो सिक्के भी एक बहुत बढ़िया सोर्स होते हैं इतिहास को जानने के लिए, क्योंकि उसमें सन लिखा होता है। और दूसरा, सिक्कों में जो धातु का प्रयोग किया गया है उससे हमें उस समय के आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे कुषाणों ने सोने के सिक्के चलवाए, यूनानी जो हिंद यूनानी शासक हैं वो चांदी के सिक्के चलवाए। फिर गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला अपने चरमोत्कर्ष पर था, बहुत उत्कृष्ट था। तो हमें उस समय की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अगर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सिक्के के बारे में जानकारी देखें तो वो चमड़े सिक्का चलवाया था, सांकेतिक मुद्रा चलवा दिए थे। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, संदीप भैया की तरह। लेकिन कुषाणों गुप्त शासन में जो है सिक्के सोने के थे। तो इससे हमें आर्थिक दशा के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। और फिर कई बार खुदाई के समय मुहर हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मुहर मिले हैं, तो मुहर से क्या जानकारी मिलती है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर देखें तो वो हमें मेसोपोटामिया के पूरा स्थलों से मिले हैं खुदाई करने के बाद। इसका मतलब कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर मेसोपोटामिया में मिले हैं, मतलब कि इन दोनों का आपस में व्यापार होता था। फिर मुहर को अगर हम अवलोकित करें ध्यान से तो उसमें पता चलेगा कि किसी देवता का चित्र बना हुआ है या किसी पशु का चित्र बना हुआ है। तो इससे हमें सिंधु घाटी में ये पता चल जाता है कि वो प्रकृति पूजक थे, या कह लें कि कह लें कि उनका जो उस समय का जो भी संस्कृति था उससे हमें मुहर से भी जानकारी मिल जाती है। और फिर एक ऐसा भी सिक्का मिला है हमें कुमारगुप्त का, जिसमें कुमारगुप्त जो है घोड़े पर बैठे हुए हैं। तो इससे क्या जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त एक बहुत अच्छा घुड़सवार रहा होगा। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत में हमें कुछ मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह भी दब जाते हैं, तो वो भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। एग्जाम्पल में बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे या बौद्ध धर्म के जो गुरु थे या ईश्वर थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो वो उनको एक स्तूप में दफनाया जाता था, और स्तूप जो है डोम के आकार का होता था। और फिर मान लीजिए कहीं से स्तूप मिलेगा तो हमें उससे उनके हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये तो थे पुरातात्विक स्रोत, जिसमें अभिलेख है, सिक्के हैं, मुहर है, स्तूप है, और फिर पेंटिंग्स भी हो सकते हैं। पेंटिंग्स जैसे अगर हम मध्य पाषाण काल के समय में जो केव के अंदर में रॉक कट पेंटिंग है, अगर उस पर देखें तो पता लगता है कि एक हिरन जो है बड़ी ज़ोर से भाग रहा है और उसके पीछे कोई आदमी जो है भाला या इस प्रकार की चीज़ लेकर के दौड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ
कि उस समय के लोग शिकारी हुआ करते थे और औजार जो है उनके हाथ में हुआ करता था। तो पेंटिंग भी एक सोर्स होते हैं। एक सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में एक सोर्स होता है जिसको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को हम तो एक बार हम फिर से रिकॉल ही कर लें। जैसे अगर हम देखें सोर्सेज, स्रोत, इतिहास के स्रोत अगर हम देखें तो इसको मुख्य रूप से हम दो तरीके से बांट करके देख सकते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब क्या, जिसको बोलते हैं अपना आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। एक होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब जो हमें लिखे हुए सोर्सेज मिले हैं उसको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में हमने देखा जैसे अभिलेख होता है। अभिलेख मतलब एपिग्राफी होता है, जो पत्थरों के ऊपर उत्कीर्णित करके चीज़ें लिखवाई जाती हैं। और फिर सिक्के हो गए, ये भी अपना पुरातात्विक स्रोत में आ जाएगा। फिर मुहर हो गए। मुहर के बाद अपना जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं यानी कि जो स्थापत्य कला होती हैं उससे भी कई सारी जानकारी हमें मिल जाती हैं, जैसे चैत्य विहार या स्तूप। और अगर उस समय कुछ पेंटिंग मिल गई हैं तो पेंटिंग से भी हमें कई सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये तो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में एक मृद भांड भी हो सकता है, जैसे पॉटरी। अगर पॉटरी से भी हमें उस समय की जानकारी मिलती है, क्योंकि पॉटरी पे कभी कभी नक्काशी कर देते थे। जैसे अगर हम क्रीट की सभ्यता देखें तो जो कि ग्रीस में पनपी थी, उसमें क्या था, पॉटरी इतना ज़्यादा डेवलप था, उस पर नक्काशी पेंटिंग इतना बढ़िया करते थे कि वो देश विदेश में बड़ी डिमांड थी उसकी। तो पॉटरी से भी हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। फिर आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? दो तरीके से हम साहित्यिक स्रोत का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक इस तरीके से साहित्यिक स्रोत का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि ये धार्मिक थे या धर्मनिरपेक्ष थे। हम इसको अलग से ही करके देख लें थोड़ा साहित्यिक स्रोत को, यानी लिटरेचर सोर्सेज। लिटरेचर सोर्सेज, इसका अध्ययन एक तरीके से हम ये कर सकते हैं, धर्म के आधार पर पढ़ सकते हैं। और दूसरा, इसका अध्ययन हम कर सकते हैं स्थान के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, धर्म के हिसाब से जो लिटरेचर हो सकते हैं वो दो तरीके हो सकते हैं। एक धार्मिक हो सकता है और एक धर्म निरपेक्ष साहित्य हो सकता है। और स्थान के हिसाब से एक देशी साहित्य हो सकता है, यानी कि भारतीय साहित्य जिसको इंडिजिनस सोर्स बोलते हैं, और एक विदेशी साहित्य हो सकता है, यानी जो भारत में विदेशी लोग आए फिर उन्होंने अपने अनुभव को यात्रा विवरण के माध्यम से बताया। तो वो दो प्रकार से सोर्सेज हो सकते हैं। धार्मिक स्रोत में अगर हम देखें तो सबसे पुराना स्रोत है वेद। वेद जो है, वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इससे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिल जाती है, जिसका संकलन महर्षि वेद व्यास द्वैपायन जी ने किया था। दूसरा, महाभारत। महाभारत जिसको वेद व्यास जी ने महर्षि व्यास जी ने लिखा था। तो महाभारत से हमें उस समय जो कौरव पांडव, इनके रहन सहन, इनकी जो राजनीति थी, इनके जो परिवार में झगड़े थे, उसकी जानकारी मिल जाती है। और फिर रामायण जिसको लिखा था महर्षि वाल्मीकि जी ने, तो इससे हमें राम के जो आदर्श चरित्र हैं, अयोध्या नगरी है, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। और फिर इसके अलावा उपनिषद अगर देख लें, उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। तो इससे हमें जानकारी, जैसे मान लें मुंडकोपनिषद जैसे हैं, तो मुंडकोपनिषद से हमें सत्यमेव जयते जो भारत का आदर्श वाक्य है वो लिया गया है। ऐसे ही निशोपनिषद है और फिर अन्य प्रकार के उपनिषद हैं। उपनिषद मतलब होता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान लेना। फिर वेदांगों की संख्या 6 है। तो वेदांग जो है, जैसे वेद वो प्योर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, जिसको वैदिक संस्कृत बोलते हैं। वेदांग को थोड़ा सा सरल करके उसको कह लें कि वही वेद ही है, वेद के अंग ही हैं, लेकिन उसका सही तरीके से व्याख्या कर दिया गया है ताकि आम लोग भी उसको समझ सकें। फिर कह लें पुराण, जो महापुराण है उसकी संख्या 18 है। तो इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। तो ये सारे के सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, लिटरेचर में ही धार्मिक ग्रंथ हैं। अगर हम अन्य धर्मों में देखें तो बाइबल को ले सकते हैं, बाइबल। और फिर ईरान में जो जरथुस्त्र धर्म था, तो उनकी किताबों से हमें ईरान के बारे में जानकारी मिल जाती है। और फिर ईसाइयों के इतिहास में देखें तो बाइबल से हमें बहुत सारी
जानकारी मिलती है, और मोहम्मद पैगंबर साहब या इस्लाम के बारे में हमें जानकारी लेना है, उनके सिद्धांतों के बारे में जानकारी लेना है, तो हमें कुरान शरीफ जो है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं वो धार्मिक सोर्स के अंदर में आ जाएंगे। धर्मनिरपेक्ष सोर्स मतलब कि ऐसा साहित्यिक स्रोत जिसमें धार्मिक बातें नहीं की गई हैं, मतलब धर्म के उद्देश्य से उसको नहीं लिखा गया है। जैसे अगर हम सबसे शुरू से ही शुरू करें तो मौर्यकालीन समाज के बारे में सबसे पहले अर्थशास्त्र में चाणक्य जी ने जो है अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज के बारे में वर्णन किया गया था। और मौर्य काल के समय में जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था 322 ईसा पूर्व में, तो उस समय सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। तो वो मौर्यकालीन समय में जो संस्कृति थी, जो चीज़ें थी, उसके बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा यदि हम और आगे देखें तो मध्यकाल में जैसे जब मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया तो उसने कुछ अपने साथ में लेखक लेकर के आए जो कि भारत के बारे में लिखें। और फिर बाबर जब भारत में आया तो उसने खुद बाबरनामा लिखा। बाबरनामा में विशेष रूप से वो भारत की जो फ्लोरा एंड फौना एंड कल्चर ऑफ इंडिया है इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। फिर गुलबदन बेगम आई तो उसने हुमायूं नामा और ये सब चीज़ लिखा। तो हुमायूं नामा से हमें हुमायूं के काल के बारे में जानकारी मिल जाती है। फिर अकबर नामा अबुल फजल लिखे, अकबर नामा और सारी चीज़ें, शाहजहाँ नामा। तो ये सारी जो रचनाएं हैं, तो मध्यकाल और ऐतिहासिक काल में जो रचनाएं हैं, जैसे कि अगर हम इसमें कबीर दास की रचनाएं जो दोहे हैं, कबीर, रहीम, इन सबको भी ले सकते हैं जो मुख्य रूप से संत वगैरह हुआ करते थे। तो ये लोग जो भी चीज़ें लिखेंगे वो धर्म से प्रेरित होकर के नहीं लिखेंगे, बल्कि उस समय के समाज और संस्कृति से प्रेरित होकर के लिखेंगे। इनको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अब साहित्यिक स्रोत को एक तरीके से और विभाजित कर सकते हैं कि ये भारतीय थे कि विदेशी थे। तो इसमें से जैसे वेद हैं, महाभारत है, रामायण, उपनिषद, वेदांग, पुराण, और फिर अर्थशास्त्र हैं, बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, ये सारे सारे भारतीय स्रोत के अंदर में आ जाएंगे जो भारतीयों ने लिखा था। विदेशी स्रोत में आ जाएगा कि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से या यहाँ पे आक्रमण करने के बाद रह गए या पढ़ने के लिए आए थे, जैसे हुएनसांग, शुएनसांग, इत्सिंग, ये सब भारत में आए तो पढ़ाई करने के लिए आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। तो पढ़ाई किए तो अपने अनुभव को जो है अपनी पुस्तक में लिख दिए यात्रा विवरण के रूप में। तो ये विदेशी सोर्स के रूप में काम करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे फाहियान लें तो फाहियान आया था किसके काल में? तो फाहियान आया था गुप्त काल के समय में। एक चीनी यात्री था जो कि आया था भारत में। और फिर इसके बाद एक इत्सिंग आया था, तो इत्सिंग से भी हमें जानकारी मिलती है। फिर सबसे महत्वपूर्ण हुएनसांग, हुएनसांग जो है वो आया था हर्षवर्धन के काल में। तो इसने अपने यात्रा विवरण में हर्षवर्धन कालीन समाज के बारे में लिखा। तो ये विदेशी सोर्स में आएंगे। ऐसे ही मध्यकाल में कुछ विदेशी लोग भारत में आए, जैसे मोरक्को से इब्न बतूता आया था। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, ये भी विदेशी सोर्स में ही लिया जाएगा। फाहियान की जो यात्रा विवरण है जो कि गुप्त काल के समय में आया था, ये भी विदेशी विवरण है। शुएनसांग या हुएनसांग चीनी यात्री था, यात्रा विवरण लिखा, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। तो उस समय के बारे में विवरण लिखेंगे, जाहिर सी बात है। और मध्यकाल में जैसे मोरक्को से एक आया व्यक्ति, इसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता, तो इब्न बतूता ने एक रचना लिखा जिसको बोलता है रेहला, रेहला। तो उस समय के बारे में जानकारी देता है। फिर ऐसे तवारीख करके एक पुस्तक है जिसको बदायूनी ने लिखा था। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं जो कि विदेशियों ने लिखा था, तो वो विदेशी लिटरेचर सोर्सेज में आ जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं सोर्सेज के बारे में। एक यदि और सोर्स देखें जिसको बोलते हैं अस्तरीकरण। अस्तरीकरण जब हम खुदाई करते हैं तो अस्तरीकरण से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, जिसको हम लेबल बोलते हैं। अस्तरीकरण क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक गांव में आज से 1000 साल पहले कोई व्यक्ति मतलब एक गांव रहता था। वो गांव 100 साल तक रहा, फिर उसका सारा गांव जो है पट गया। मतलब धीरे धीरे जहाँ पे आदमी रहता है धीरे धीरे उसको घर गिरता रहता है, मतलब झाड़ू लगाता रहता है, तो वो पटता रहता है। धीरे धीरे गांव जो है या शहर जो है धीरे धीरे ऊंचे होते जाते हैं। तो जैसे जैसे शहर या गांव पुराने होते जाएंगे वैसे वैसे वो ऊपर होता जाएगा
और जो पुरानी चीज़ें, वो जो उनके घर की चीज़ें वो नीचे दबती चली जाएंगी। तो किसी एक गांव में अगर कोई 1000 साल पहले व्यक्ति यहाँ रहता था और फिर 800 साल पहले देखें, 800 साल पहले देखें तो हो सकता है कि उसका इतना ऊंचा हो गया हो। फिर 700 साल पहले देखें तो हो सकता है वो और ऊंचा हो गया हो। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो शहर या गांव हैं ऊंचे होते जाते हैं। जब इसकी हम खुदाई करेंगे ऊपर से नीचे, तो सबसे नीचे वाली जो स्तर हैं, इससे फिर इसके ऊपर वाली स्तर, इसके फिर ऊपर वाली स्तर, जैसे जैसे हम ऊपरी स्तर में जाएंगे वैसे वैसे हमें नज़दीकी समय के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो नीचे वाला स्तर है ये सबसे पुराना स्तर हो जाएगा। फिर ये उसके बाद का स्तर, सबसे नया स्तर सबसे ऊपर वाला रहेगा। इसी बोलते हैं स्तरीकरण। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको हमने देखा कि स्रोत क्या हैं। तो मेरे ख्याल से स्रोत के बारे में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने शुरू में जो है पाषाण काल का एग्जाम्पल ले करके उसको थोड़ा और अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि जो भी जानकारियाँ मिली हैं वो सब के सब, पाषाण काल में जो भी जानकारी मिली है वो सब के सब रखेंगे प्रागैतिहासिक काल में, प्री हिस्ट्री में, क्योंकि उसमें कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिली है। मतलब पाषाण काल की जो भी जानकारी मिली है वो सब के सब हम पुरातात्विक स्रोत के अंदर में रखेंगे, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर में इसको हम रखेंगे। साहित्यिक स्रोत तब आएगा जब वैदिक सभ्यता शुरू होगी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में चूंकि मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसको आदि ऐतिहासिक काल में रखेंगे। साहित्यिक स्रोत हमें या ऐतिहासिक काल हमें मिलता है वैदिक पीरियड की बाद से। तो इस वाले में सेक्शन में हमने पूरा स्रोत समझ लिया है। नेक्स्ट में हम पाषाण काल के बारे में एकदम डिटेलिंग से डिस्कशन करेंगे। तो इसमें इतना ही। तो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।